हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे ना क्लास 10 के इतिहास का क्रैश कोर्स का वीवीआई गेस क्वेश्चन जो आपके फाइनली परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ना वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोग का एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। और इसके पहले हम साइंस, हिंदी, संस्कृत का वीडियो डाल दिए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहां से पूरा कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोग हम गारंटी दे रहे हैं कि हिंदी, संस्कृत और साइंस और इतिहास में जितना क्वेश्चन रहेगा सब क्रैश कोर्स का ही क्वेश्चन रहेगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो देखिए, मेजनी एक उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। वह इटली को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना चाहता था। जो इटली में निरंकुश शासन था ना, उसे मुक्त कराना चाहता था। कौन चाहता था? मेजनी। और इटली को एक गणतंत्र रूप में देखना चाहता था। मेटली नो जो मेजनी था वह इटली को निरंकुश शासन से मुक्त करा के गणतंत्र मतलब रूप में देखना चाहता था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की और लोगों को जागरूक किया। मेजनी था अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ना लोगों के बीच में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया और लोगों को जागरूक किया कि इटली का एकीकरण संभव हो जाए। और उसने बहुत प्रयास किया था इटली के एकीकरण मतलब करने में, और उसका महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो देखिए, गैरिबाल्डी महान देशभक्ति और त्याग की प्रतिमूर्ति था। गैरिबाल्डी क्या था? महान देशभक्ति था और त्याग का प्रतिमूर्ति था। उसने 1858 की घटना से प्रेरित होकर सशस्त्र युवकों की एगो टोकरी बनाई। सशस्त्र मतलब होता है हजारों, मतलब युवकों की एगो टोकरी बनाई थी और लाल कुर्ती कहलाए। मतलब वो जो सशस्त्र सैनिकों की टुकड़ी बनाए थे ना, उसी को हम लोग लाल कुर्ती कहते हैं। तो इसकी को कुर्ती बनाए थे, यानी लाल कुर्ती का गठन किए थे। इसकी सहायता से नो सिसली पर अधिकार किया। जब इन सशस्त्र सैनिकों की वो मतलब अपना दल बना लिए, उसके बाद क्या किए? सिसली पर अपना अधिकार कर लिए और गणतंत्र की स्थापना कर दिया। देखिए, इटली का एगो भाग है सिसली, तो उस पर नो अपना अधिकार स्थापित कर लिया और वहां पर गणतंत्र स्थापित कर लिया। और इनका नो बहुत योगदान था। और बाकी हिस्सा बच गया, तो बाकी हिस्सा बाद में गणतंत्र होगा। तो एक हिस्सा पर क्या किया? अपना स्थापित मतलब शासन स्थापित कर लिया और उसको गणतंत्र कर दिया। देखिए, इसका ना बहुत बड़ा योगदान था। गैरिबाल्डी का भी बहुत बड़ा योगदान था कि लोगों को जागरूक हुआ, लोगों के बीच में लाल कुर्ती का गठन किया, जिससे लोग प्रेरित हुए और अपने लिए मतलब अपने देश के लिए, इटली के लिए एकीकरण की मतलब लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी? तो देखिए, औरीकरण के फलस्वरूप असलम पद्धति की शुरुआत हुई। औरीकरण जब विकास हुआ ना, उसी समय असलम पद्धति की शुरुआत हुई थी। कैसे हुआ था? तो देखिए, मजदूर शहर में छोटे छोटे घर में रहते थे जहाँ कोई सुविधा नहीं थी। मजदूर क्या थे? शहर में छोटे छोटे घर बनाकर रहते थे जहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। ये बस्तियां गंदी तथा अस्वस्थ हो गई। वहाँ की जो बस्ती थी, वहाँ जहाँ लोग रहते थे, वह गंदी तथा अस्वस्थ हो गई। मजदूर इसमें नरकीय जीवन व्यक्त करते थे। मजदूर वहां पर नरकीय जीवन व्यक्त करते थे और मजदूर लोग को मजबूरी था कि वह जाकर मतलब अपना खर्चा चलाने के लिए वह जाकर वहां पर काम करे, और वहां पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। इसीलिए वहीं से स्लम पद्धति इसी को कहा जाता है कि मजदूर को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी, उसका जीवन नरकीय जीवन था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका लिखे। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका लिखना है। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण में ना बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जर्मनी का एकीकरण में पूछ रहा है, बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने जर्मनी के एकीकरण के रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। देखिए, बिस्मार्क था ना, वह जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ यूडो द्वारा प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। देखिए, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस तथा फ्रांस के साथ यूडो द्वारा प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान बिस्मार्क का था। उसने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था, जिसमें लोगों के बीच में बहुत एकता बन गई और लोग क्या हुए? अपने मतलब अपने देश के एकीकरण के लिए जागरूक हुए और उसने क्या किया? जर्मनी का एकीकरण संभव किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है। यूरोपीय जो इतिहास है ना, उसमें घेटो का क्या अर्थ बतलाया गया है। तो देखिए, घेटो शब्द का प्रयोग यूरोपीय देशों में यहूदी वस्तु के लिए किया जाता था। देखिए, यूरोपीय देश में ना जो यहूदी बस्ती था, उसी के लिए घेटो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इतना भी आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग का नंबर मिल जाएगा। लेकिन एक लाइन और ही पढ़ा के लिख दीजिएगा ना, तो आप लोग का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। यह धर्म, प्रजाति एवं समान पहचान दर्शाने वाली भाव का नाम था। यह धर्म, प्रजाति और समान पहचान को दर्शाने वाला मतलब एगो भाव का नाम था। यह सामुदायिक व्यवस्था थी। यह क्या थी? सामुदायिक एक व्यवस्था थी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है एजेंट ऑरेंज क्या था। एजेंट ऑरेंज क्या था? तो एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिसमें पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। एजेंट ऑरेंज नो एक ऐसा जहर था जिसको अगर पेड़ की पत्ती पर डाल देंगे या पेड़ पर डाल देंगे तो पेड़ों की पत्तियां क्या तुरंत मतलब मर जाती थी, यानी झुलस जाती थी। जंगल को खत्म करने में इसका प्रयोग किया जाता था। एजेंट ऑरेंज का प्रयोग हम लोग जंगल को खत्म करने में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ना, घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर लिखे। घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर लिखना है। तो देखिए, कृषि उत्पादन से संबंधित उद्योग घरेलू उद्योग कहलाता है। कृषि उत्पादन से संबंधित उद्योग को हम लोग घरेलू उद्योग कहते हैं, जैसे दूध व्यवसाय, मुर्गी पालन, चावल, कुटाई मिल आदि सबको हम लोग क्या करते हैं, घरेलू उद्योग कहते हैं। घरेलू उद्योग किसको कहते हैं? जो कृषि से उत्पादन हो। जैसे हम लोग दूध को ले जाकर डेयरी में देते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, चावल की खेती करते हैं, कुटाई करवाते हैं, ऊख का मिल हो गया, ये सब हो गया घरेलू उद्योग। कुटीर उद्योग हो जाएगा ना, कुटीर उद्योग में कम पूंजी एवं कम लोगों की सहायता से उद्योग को चलाया जाता है। कुटीर उद्योग को ना कम पूंजी, कम पैसा और कम लोगों की सहायता से चलाया जाता है। जैसे जूता निर्माण हो गया, सेवई उद्योग हो गया। जूता निर्माण में कम लोग होंगे, कम खर्चा लगेगा। सेवई उद्योग हो गया, इसमें भी कम लोगों की जरूरत पड़ेगी और कम पैसा लगेगा। तो इस सब में ना इसको हम लोग कुटीर उद्योग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य था। हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो हिंद चीन उपनिवेश स्थापना करने का निम्नलिखित उद्देश्य था। तो पहला उद्देश्य था ना, फ्रांस द्वारा हिंद चीन उपनिवेश बनाने का उद्देश्य व्यापारिक सुरक्षा था। मतलब फ्रांस द्वारा हिंद चीन उपनिवेश बनाने का पहला उद्देश्य था व्यापारिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, मतलब यह बढ़िया था। दूसरा था कि औद्योगिकरण के लिए कच्चे मालों की आपूर्ति होती थी। औद्योगिकरण के लिए जितना कच्चा माल की आवश्यकता पड़ता था उसके लिए मतलब यह सुविधा था, इसीलिए हिंद चीन उपनिवेश स्थापना मतलब स्थापित किया गया। और उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार में उपलब्ध करना। अब जो कच्चे माल जाएंगे तो वहां से जो वस्तु बनेगा तो उसको बाजार में उपलब्ध कराया जाता था। तो हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का महत्वपूर्ण उद्देश्य था, पहला कि व्यापारिक दृष्टिकोण से यह सुरक्षित था। दूसरा कि यह कच्चे मालों यहाँ पर भरपूर मात्रा में थी, इससे वस्तुएं नई नई बनाई जाती थी और बाजार में उपलब्ध कराया जाता था। अगला क्वेश्चन है ना, विश्व बाजार के स्वरूप का वर्णन करें। विश्व बाजार के स्वरूप का वर्णन करें। तो देखिए, आर्थिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए बाजार के स्वरूप को विश्व व्यापारी होना सा। देखिए, आर्थिक गतिविधि को सुनिश्चित करने के लिए बाजार के स्वरूप को विश्व व्यापारी होना आवश्यक था। इसमें किसान मजदूर अपनी फसल को उचित दाम पर बेचता था। देखिए, विश्व बाजार जब से हो गया ना, मतलब लोग विश्व स्तर पर अपना बाजार को मतलब कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता था, मजदूर सबको लाभ होता था कि वो अपने फसल को उचित दाम पर बेचता था। इसमें ना सभी वर्गों को बहुत लाभ हुआ। इसमें बहुत से वर्ग थे, उन लोगों को बहुत लाभ हुआ कि कोई भी फसल हुआ यहाँ पर कम दाम में मिलता था। लेकिन जब विश्व बाजार हो गया, मतलब विश्व व्यापारी बाजार हो गया, तो उसमें उचित दाम यानी अधिक मूल्य मिलता था। तो इसमें लोगों की फायदा थी और बहुत बढ़िया काम था। अगला क्वेश्चन है ना, रेशम मार्ग से क्या समझते हैं? रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? तो प्राचीन काल में, गुप्त काल में भारत चीन के साथ विदेशी व्यापार यानी रेशम का व्यापार होता था। प्राचीन काल में, गुप्त काल में, प्राचीन काल के गुप्त काल में भारत चीन के साथ नो विदेशी व्यापार यानी रेशम का व्यापार होता था। भारत चीन के साथ नो रेशम का पहले व्यापार होता था। कब होता था? गुप्त काल में। इसीलिए नो इस रेशम व्यापार के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसी व्यापार को नो रेशम व्यापार के नाम से जाना जाता है या रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आप लोग को 10 को क्वेश्चन कराए हैं और इसके पहले हम हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब का वीडियो डाल रहे हैं क्रैश कोर्स का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से प्ले लिस्ट में जाकर वहां से कंप्लीट वीडियो को आप लोग देखिएगा। अगर ये वो वीडियो तो आप लोग कि हाँ एकदम पूरा बिहार से लिखा गया एक क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।